Hi, the true focus. The true focus lies somewhere between rage and serenity. Today is 20th of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions and before that एक correction है. इक्विटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनल हाउसिंग बैंक में जीरो हो गई है बिकॉज आरबीआई ने डाइवेस्ट किया है उसका पूरा शेयर। तो नेशनल हाउसिंग बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब 100% स्टेक्स है, ना कि आरबीआई के। और कल के सवालों के आंसर्स हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का लोकेटेड है लखनऊ में। सिंगापुर है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड लोकेटेड है कोलकाता में। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का हाईएस्ट परसेंटेज है कोर सेक्टर कंट्रीब्यूशन में। रेसिडेक्स आता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। बी शिवारमन कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन से बना था नाबार्ड। आज के सवाल है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? भागलपुर इज अ सिटी इन बिहार। इट इज बेस्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए यूनेस्को का मेंबर है या नहीं? आंसर, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ईबीआरडी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी न्यूज में है। दिस इज अ लेक। इट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? Bhindawaz has been recognized as Ramsar site. It is located in which state of India? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता। अनबीटेबल है, अनयील्डिंग, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल है, अनडिफीटेड है। एनाथेमा का मतलब होता है कि वो कर्स है, टैबू है, मैलेडिक्शन है, एबोमिनेशन है। इम्पास, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी इम्पास हुआ। डेडलॉक है, जाम लग गया। प्रेडिकामेंट है, ब्लॉकेज है, स्टैंड स्टिल है। टेरेन ऑफ एलओसी, टेरेन ऑफ कश्मीर, दैट इज एरिया, फील्ड, रीजन, टेरिटोरी, टर्फ और ग्राउंड। नेसेसिटेट का मतलब होता है रिक्वायर, नीड, डिमांड, पोस्टुलेट और कंस्ट्रेन। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary में भी variety होना चाहिए। Same set of words को बार बार repeat नहीं करना है। You should be having some variety. So these are some vocabulary words. आज के टॉपिक्स है US not interested in trade pact. मिस्टर गोयल ने अभी ये बताया। आज हम जानेंगे ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ये डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के, इंटरनेशनल ट्रेड के भी कुछ प्रोज और कॉन्स हम देखेंगे। साथ ही साथ 2016 का GS3 का ये सवाल भी तैयार करेंगे। व्हाट इज अ स्मोग टावर? दिल्ली में ये इनॉग्रेट हो रहा है। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों होता है, एयर पॉल्यूशन क्यों है इतना ज़्यादा? विल ट्राई टू फाइंड सम जोग्राफिकल रीजंस। देन दिस इज IIT दिल्ली अलुमनाई, WBTC एंड ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट। ये एडिटोरियल है। आरबीआई की जो पॉलिसी है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक रिकवरी, उसका असेसमेंट पे ये एक टेक है। आर्म्स एंड द विमेन अभी एनडीए में भी अलाउड है। कॉम्बैट पोस्टिंग भी है, परमानेंट कमीशन भी है। विल हैव अ टेक ऑन दिस टॉपिक। देन लेसन्स फ्रॉम इंडियाज ऑल कॉज मोर्टेलिटी डेटा। अब्राहम अकॉर्ड्स इज इंडियाज वेस्ट एशिया ब्रिज। दिस इज वेस्ट एशिया और यहाँ जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है ये इंडिया के लिए क्यों इतना यूजफुल है? विल हैव अ टॉक। साथ ही साथ हम आईआर का एक टॉपिक तैयार करते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। इज अ कास्ट सेंसस डिजायरेबल? बैक टू बेसिक्स, लर्निंग आउटकम्स। दिस इज यूएनएससी में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का स्टेटमेंट। देन कोच नाम्बियार, क्लीनिंग ऑप्स, न्यू फ्रॉग स्पीशीज, फेथ एंड हर फ्रीडम। इनफॉर्मल सेक्टर टू द फोर, ओजोन पैक्ट एंड क्लाइमेट फाइट। और हिंदी में हम जानते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और ये सीसेट के सॉल्यूशंस हैं और कुछ सवाल हैं। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का।
यहाँ जो न्यूज़ है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड पैक्ट। सी, इफ़ यू रिमेंबर जब लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और डोनाल्ड ट्रंप का जब टेन्योर भी ओवर हो रहा था, तो इंडिया और यूएसए के बीच में काफ़ी टॉक्स चल रहे थे कि हम मिनी ट्रेड डील करेंगे, मिनी ट्रेड डील। बट ये ट्रेड डील हो नहीं पाई। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो यूएसए और मिस्टर ट्रंप थे, देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो काफ़ी वोकल थे कि उनको ज़्यादा टैरिफ, कस्टम, इन सब में जो बैरियर्स हैं उसको रिमूव करें। वो इसको इंसिस्ट कर रहे थे यूएसए की कंपनीज के लिए इंडिया के मार्केट ओपन हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये सब आती है ट्रेड अग्रीमेंट में। सी, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, अग्रीमेंट मतलब होता है कुछ समझौते। तो ट्रेड अग्रीमेंट इज अ वाइड रेंजिंग टैक्सेस, टैरिफ, ट्रेड ट्रीटी दैट ऑफन इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज। मतलब कि जैसे ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, दोनों के बीच में व्यापार होगा, एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का। तो ए से बी पे जो गुड्स और सर्विसेज जा रही है उस पर कितना टैक्स लगेगा, टैरिफ क्या होगा, बैरियर्स कौन कौन से होंगे। तो ये सब चीज़ों के जो समझौते होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट गारंटी भी होता है। जैसे अमेरिका ने इंडिया पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया, तो अमेरिकन कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट गारंटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हुआ ट्रेड अग्रीमेंट। इट एग्जिस्ट व्हेन टू और मोर कंट्रीज अग्री ऑन टर्म्स दैट हेल्प देम ट्रेड विद ईच अदर। तो जब नियम कानून बन जाते हैं तो उससे क्या होता है, काम करना आसान हो जाता है। बिकॉज वहां पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि काम ऐसे होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो बेनिफिट है। तो ट्रेड अग्रीमेंट बायलैटरल भी हो सकता है, मल्टीलैटरल भी हो सकता है। ट्रेड अग्रीमेंट्स जैसे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अभी हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी देखते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो होता है ना, तो जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट है। प्रेफरेंशियल मतलब हम इस कंट्री को प्रेफर करेंगे, इस कंट्री के तरफ थोड़े बायस्ड होंगे, इसको प्रेफर किया जाएगा ट्रेड में। जैसे दो कंट्रीज हैं ए और बी, सेम डील दे रही है, बट पीटीए हमने ए के साथ साइन किया है तो हम ए को प्रेफर करेंगे। तो वहाँ टैरिफ कम होगा, कुछ कोटा वहाँ पे स्पेशल कोटा होगा। वरना कोटा मतलब ऐसा होता है कि हम 100 यूनिट ऑफ मोबाइल ही इंपोर्ट करेंगे यूएसए से। सो व्हाट इज दिस 100? दिस इज कोटा। टैरिफ मतलब इस पे कितना टैक्स लगेगा, तो रिड्यूस्ड टैरिफ एंड स्पेशल कोटा, ये प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में आता है। फिर आता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मतलब कि फॉर्मल ट्रेडिंग है, फ्री ट्रेड हो रहा है, टैक्सेस टैरिफ में भारी छूट मिली है, दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसके बाद अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और बढ़ता है तो बनती है कस्टम यूनियन। यहाँ फ्री ट्रेड एरिया भी है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है। अब बिकॉज यूनियन हो गई, तो जैसे ये यूनियन है, ये यूनियन बाहर से अगर कुछ बुला रही है तो उनका एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगेगा, तो दैट इज कस्टम यूनियन। फिर कस्टम मार्केट होता है, इसमें कस्टम यूनियन है, साथ ही साथ फ्री मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स है, जैसे लैंड, लेबर वगैरह। तो ये ना इंटीग्रेशन का लेवल अप होता जा रहा है। कम इंटीग्रेशन था पीटीए में, एफटीए में पीटीए है और साथ ही साथ फ्री ट्रेडिंग भी हो गया। कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड है, साथ ही साथ एक्सटर्नल टैरिफ हो गया। कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन है, साथ ही साथ फ्री मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर हो गया। तो मतलब इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है दो कंट्रीज के बीच में। इसके बाद आएगा इकोनॉमिक यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है, कॉमन मार्केट होता है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये सब अपनी पॉलिसी एक जैसी बनाती है, तो वो हो गया इकोनॉमिक यूनियन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अब इकोनॉमिक यूनियन के बाद और इंटीग्रेशन होगा तो वो होगा पॉलिटिकल यूनियन। तो मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक यूनियन है, साथ ही साथ इनकी जुडिशियल बॉडी एक जैसी होगी, इनकी सोवेरेनिटी भी शेयर्ड होगी। तो ये लेवल ऑफ इंटीग्रेशन और बढ़ गया। तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पीटीए, एफटीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, दिस इज द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। अब जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, फायदे क्या होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, गवर्नमेंट के खर्चे कम होते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होती है। नुकसान क्या होता है, कई बार जॉब आउटसोर्सिंग होती है। ट्रम्प बार बार क्या बोलता था कि यूएसए जो है वहां से जितने भी जॉब्स हैं वो आउटसोर्स होके इंडिया में आ जाते हैं। तो ये कौन है, पुअर वर्किंग कंडीशंस, कई बार बाहर की कंपनीज आती है। अभी एप्पल की फैक्ट्री में क्यों प्रोटेस्ट हुआ था, बिकॉज पुअर वर्किंग कंडीशंस थी। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटलिस्ट टेंडेंसी आती है और ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सो दीज आर सम प्रोज एंड कॉन्स। अब जैसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी देखें,
तो जो विश्व है, अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने देखा था, लोथल डॉकयार्ड भी अभी पढ़ा कि जो ट्रेड है ना वो बहुत टाइम से इंडिया का स्ट्रेंथ रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज गुड। प्रोज क्या है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगी फॉर द लोकल पॉपुलेशन। वैरायटी बढ़ गया, हम चाइना से, सिंगापुर से, वियतनाम से, अरब से, यूरोप से, यूएसए से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस कम होगी, सस्ता माल मिलेगा। फियर्स कंपटीशन होगा तो एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। कंपनीज टारगेट मार्केट को बेटर एक्सपेंड कर सकती है, चीप रिसोर्सेज बाय कर सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़े कम हो जाएगा। जैसे जहाँ जो स्ट्रेंथ है हमने आउटसोर्सिंग कर दिया, लॉजिस्टिक्स कर दिया, सप्लाई चेन कर दिया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे यूएसए में अगर प्रोडक्ट बनाए तो महंगा पड़ेगा, वही चाइना में बनाते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, लो प्रोडक्शन कॉस्ट। सप्लाई इंपॉर्टेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स हो जाता है, कुछ कंट्री स्पेशलाइज्ड है तो वो उसको डिलीवर करती है और ओवरऑल क्वालिटी बेटर होती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ट्रेड पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल वेलफेयर होता है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी एक्सेस आता है। तो ये सब क्या है? फायदे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, ये सारे पॉइंट्स। अब नुकसान भी है। नुकसान स्पेशली कोविड-19 के बिहाफ में हमने देखा, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। हम डिपेंडेंट हैं, हम वैसे तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनाते हैं बट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो सेम इज विद वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम डिपेंडेंट हैं। कंट्रीज में भी फोर्स्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि ट्रेड वॉर। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में लीड टू इनजस्टिस, जैसे कि चाइना करता है, ट्रेड हेजेमनी। लोकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कंपनीज जो होती है मे गो आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती है, इनके पास तो बहुत पैसा होता है, तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं। हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है रिगार्डिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण ओवरऑल हम डिसएडवांटेज में रहते हैं। जैसे बीजिंग कहने को तो इतना एडवांस्ड हो गया बट बीजिंग का जो पॉल्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है यहाँ की हेल्थ केयर, एफिशिएंसी, पीपल एट्सेट्रा पे। रिसोर्सेज डिप्लीशन होगा, कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, बिग कंपनीज अवॉइड पेइंग टैक्सेस, सी वोडाफोन और केन एनर्जी। एक्सचेंज रेट ग्रेटली वेरी होती है, कॉम्प्लायंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। स्किल्ड वर्कफोर्स होता है वो बाहर भाग जाते हैं बिकॉज जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा दे विल लीव देयर होम कंट्री। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक चैलेंज होता है। तो जैसे ये पॉइंट्स देखें ना, ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी यूजफुल है आंसर राइटिंग के लिए। सब वन वन लाइनर आप क्विकली ऐसे लिख सकते हो, तो इससे क्या होता है? वैरायटी बहुत आएगी आपकी, रेंज बहुत आएगी आपके आंसर राइटिंग में, प्रोज एंड कॉन्स। तो दिस इज अबाउट ट्रेड पैक्ट। अब इसी पे बेस्ड हम एक सवाल तैयार करते हैं। जैसे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हमने देखा, ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन स्पेशली ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस कोविड-19, प्री कोविड एरा, पोस्ट कोविड एरा। तो वैसे तो 2016 का है बट इसको हम तैयार करेंगे पोस्ट कोविड एरा के कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सवाल पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन से फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है क्या? इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल है टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? अब फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की इकोनॉमी होती है। फॉर्मल मतलब सब नियम कानून से बंधा हुआ है, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन। इनफॉर्मल मतलब जो इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही है बट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा, आप उसे टैप नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट सर्टेन क्लियर कट पॉलिसीज ओवर देयर। तो हमारी जो इकोनॉमी है ना उसमें इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे रोड पे बहुत सारे रेडी लगा रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दे आर नॉट अंडर सर्टेन लॉ, टैक्स इवेजन भी होता है यहाँ पे। तो इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल है क्या डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में? तो दो सवाल है इसमें, आंसर। व्हाट इज अ स्मोक टॉवर? तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स इंटरफेथ कपल्स फ्रॉम गुजरात लॉ। सी जो हमने देखा था ना, मैरिज एक्ट 1954, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर नियम कानून के हिसाब से आप चल रहे हो तो गवर्नमेंट हमेशा आपका सपोर्ट करेगी। देन दिस इज सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये सेकंड है, ये है स्मोक टॉवर। अब स्मोक टॉवर क्या होता है? पहले तो स्मोक क्या होता है? स्मोक दो शब्दों से बना है, स्मोक प्लस फॉग, दैट इज स्मोक। स्मोक मतलब पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब हमें एयर प्यूरिफायर चाहिए। एयर प्यूरिफायर अगर कमरे में लगा है छोटा सा
तो वो इंडोर एयर प्यूरिफायर हो गया। स्मोक टॉवर हो गया आउटडोर स्मोक प्यूरिफायर, आउटडोर एयर प्यूरिफायर। तो कुछ नहीं है, जैसे इंडोर एयर प्यूरिफायर होता है वैसे ही ये आउटडोर एयर प्यूरिफायर है, बट इसका स्केल बड़ा हो गया। दिस इज ह्यूज इन साइज। 24 मीटर का इसमें स्टील सीमेंट वगैरह ये सब डेटा दिया है। 3M फिल्टरेट लगा हुआ है। फिल्टरेट क्या करता है, जैसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड फिल्टर होता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड होते हैं, तो ये चिपक जाते हैं यहाँ पे, तो डस्ट से हट गए। बस इसी तरीके से ये जो एयर है उसको वो प्यूरिफाई कर देता है। अब इसकी रेंज होती है, जैसे ये 0.3 टू 10 माइक्रोन इन साइज के पार्टिकल्स को भी प्यूरिफाई कर देगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ऑटोमोबाइल का डस्ट बाहर आया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसका डस्ट बाहर आया, तो इससे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ जाते हैं एयर पे, छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, और ये क्रिएट करते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अस्थमा वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कैप्चर पार्टिकल्स एज दीज स्मॉलर साइज इन माइक्रोन और उसको प्यूरिफाई कर देगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज स्मोग टॉवर। दिल्ली में पॉल्यूशन वैसे ही बड़ा एक हेडेक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में दिस स्मोक टॉवर इज रियली गुड। अब जैसे ये है पराली, पराली जलाते हैं दिल्ली के आसपास, क्या है, दिल्ली मतलब समुद्र तो है नहीं, तो इसको मुंबई जैसी एडवांटेज तो मिलेगी नहीं। तो दिल्ली के आसपास है गांव, और ये गांव में खेती होती है। खेती में ये जो ठूंठ बचते हैं पराली, इसको जला देते हैं, ये उससे होता है पॉल्यूशन, और ये सब आता है दिल्ली में। द रीजन बिहाइंड पॉल्यूशन इन दिल्ली आर अ मैटर ऑफ कॉन्स्टेंट डिबेट। अब इसमें जैसे IIT कानपुर का एक स्टडी आया, रियल टाइम पॉल्यूशन को स्टडी किया, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्टडी भी चल रहा था, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। ये सारे मूवमेंट्स आए हैं पिछले 6-7 महीने में कि दिल्ली के पॉल्यूशन को हम कैसे डील करें, एनालाइज करें, साइंटिफिकली स्टडी करें। रीजंस क्या है दिल्ली में पॉल्यूशन का? विंटर्स में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। एक तो रीज़न है विड्रॉवल ऑफ मॉनसून विंड्स। हवा जब तेज़ी से चलती है ना, तो वो पॉल्यूटेंट जो पार्टिकल है, पॉल्यूशन के पार्टिकल है, उसको स्प्रेड कर देती है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। बट विड्रॉवल ऑफ मॉनसून विंड्स होता है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से विंड आती है, और ये सब विंड लेके आती है, रेत के कण भी आएंगे, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा आते हैं। तो जो विंड्स है, विंड्स का डायरेक्शन इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग पॉल्यूशन। तो पहला क्या हुआ, विंड। दूसरा टेम्परेचर डिप होता है, तो लोअर इन्वर्जन हाइट होती है, अबव विच पॉल्यूटेंट कैन नॉट स्प्रेड। पॉल्यूटेंट ऊपर उठते हैं और ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, बट टेम्परेचर डिप हुआ तो लोअर इन्वर्जन हाइट हुआ। तो ये जो पॉल्यूटेंट है ना, ये एकदम अर्थ के सरफेस से ही चिपक के रहते हैं, और यहीं पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है पॉल्यूटेंट का, तो एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन एट द बॉटम। विंड स्पीड कम हुई है, डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट नहीं हो पा रहा है, स्टबल बर्निंग एक चीज़ है, व्हीकल स्मोक एंड डस्ट इज ऑल्सो वन थिंग। दिल्ली में हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। व्हीकल जो स्मोक है, अगेन दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार है, कार एंड व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन इज सो हाई। IIT दिल्ली रीचेज आउट टू अलुमनाई फॉर फंड रेजिंग कैंपेन। ये एक और चीज़ है, जैसे हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स देखते हैं ना, दीज इंस्टीट्यूट्स आर प्राइमरली रन बाय दिस फंड रेजिंग कैंपेन। वहाँ की जैसे जो अलुमनाई है वो डोनेशंस देती है, और उससे क्या होता है, इंस्टीट्यूट जो होता है ना उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहती है। देखिए, दो दो चीज़ें होती है फंड रेजिंग की किसी भी इंस्टीट्यूट में। एक होता है कि स्टूडेंट से फ़ी चार्ज करो, हाई फ़ी चार्ज करो। दूसरा होता है कि स्टूडेंट्स अलुमनाई जो है वो वहाँ पे फंड डोनेशंस प्रोवाइड करें इंस्टीट्यूट को। तीसरा होता है कि वो गवर्नमेंट से फंडिंग ले, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से। अब गवर्नमेंट से अगर फंडिंग ज़्यादा लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर फंडिंग तो देता है, बट साथ ही साथ आती है टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, इंस्टीट्यूशन ऑटोनॉमी। सो अक्सर आप देखना USA में भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस चीज़ पे बड़ा एम्फेसाइज करते हैं, और सेम चीज़ अभी IIT दिल्ली भी कर रही है। तो इससे क्या होगा, फंड्स प्रॉपर होंगे तो स्ट्रेंथन होगा टीचिंग एंड रिसर्च। ये WPTC है, स्ट्रीट आर्ट कैंपेन है, लेंड्स कलर टू सिटी ऑफ जॉय। तो ये है, ऐसे पेंटिंग्स बना रहे हैं, सिटी ब्यूटिफिकेशन, अर्बन प्लानिंग वगैरह में आप लिख सकते हैं। पेइंग ट्रिब्यूट भी है 100 ईयर्स ऑफ सत्यजीत रे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिल्म्स का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 100 ईयर्स ऑफ सत्यजीत रे।
देन दिस इज दिस न्यूज़। और अब आगे बढ़ते हैं, IIT दिल्ली, देन प्राइवेट वर्सिटी भी ब्रॉट अंडर RTI पुरव्यू, दिस इज अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। देन दिस इज, अच्छा म्यूरल क्या होता है, म्यूरल क्या होता है, ग्रेफिटी क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आंसर म्यूरल और ग्रेफिटी। देन दिस इज एडिटोरियल ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट। सी RBI को ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है, केयरफुल रहना भी जरूरी है, बिकॉज ये जो टाइम है बहुत डिफिकल्ट है। RBI शुड अवॉइड टू चूज बिटवीन टेमिंग इन्फ्लेशन एंड पुशिंग फॉर ग्रोथ। तो डिबेट क्या है, या तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो या फिर ग्रोथ को रिवाइव करो। दोनों जो चीज है दोनों ही ऑपोजिट है। इसको टारगेट करोगे तो ये पिटेगा, इसको टारगेट करोगे तो ये पिटेगा। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आती है RBI की, मंथली बुलेटिन है, इसमें वो इकोनॉमी की कंडीशंस पे अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है। आउटलुक है फॉर एग्रीगेट डिमांड इज इम्प्रूविंग। अच्छी चीज ये है कि डिमांड बढ़ रही है, बट ये अभी भी वीक है, इसको हम स्टेबल नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि हो सकता है ये जो डिमांड है वो पेंट अप डिमांड है, इतने टाइम से लोग सेकेंड वेव के कारण होल्ड करके रखे थे परचेजेस, और अब अचानक से खरीदारी चालू हो रही है, तो ये पेंट अप डिमांड है, ये सस्टेन नहीं होगी, ये पीक आएगा और फिर फॉल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ग्रेजुअली बेटर हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन इन सर्विसेज भी जो हो रहा था वो मॉडरेट हुआ है। हमें PMI का इंडेक्स हम देख रहे थे, ग्रेटर देन 50 आता है मतलब एक्सपेंशन, लेस देन 50 आता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सेवरल हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर, ये क्या होते हैं, ये इंडिकेटर होते हैं जो इकोनॉमी की हालत को बताते हैं, बिकॉज ऐसे तो हम गेज नहीं कर पाएंगे, वी नीड सर्टेन पैरामीटर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बताते हैं कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। जैसे ई-वे बिल्स बढ़ गए, टोल कलेक्शन बढ़ गया, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया, ऑटोमोबाइल डिस्पैचेस बढ़ गए, रजिस्ट्रेशन ऑटोमोबाइल का बढ़ गया, रेल फ्रेट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी हो रहा है, एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी इज इंडिकेट्स कि इकोनॉमी बूम है, चांसेस है इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। रिजाइलेंस ऑफ द रूरल सेक्टर ऑन ब्राइटन एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स, इस बार का मॉनसून भी अच्छा आ रहा है। रूरल सेक्टर में वैसे तो सेकेंड वेव का इम्पैक्ट आया कोविड का, बट वो मॉडरेट था। तो रिजाइलेंस ऑफ द रूरल सेक्टर, इंडिया जो है ना, इंडिया में रूरल सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमारा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो रूरल सेक्टर की जो डिमांड है वो भी हाई है और एग्रीकल्चर भी रिलेटिवली बेटर कर रहा है, तो दिस इज अगेन प्लस। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हुआ है, दिस इज अगेन प्लस। बट अब बात ये है, एम्प्लॉयमेंट तो है बट वेयर आर द क्वालिटी जॉब्स, क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी कम हुई है, क्वालिटी जॉब्स। इन्फ्लेशन अभी भी कम हुई है बट अनकंफर्टेबल लेवल पे है। सो द पॉइंट इज कि वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स। एक जजमेंट कॉल RBI को लेना पड़ेगा। एज एनी मूव टू टेम इन्फ्लेशन बाय 1%, इन्फ्लेशन कम करने के लिए RBI ने लिक्विडिटी कम की, लिक्विडिटी कम की तो उससे सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा GDP ग्रोथ पे। मतलब 1% इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हम 1.52 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ GDP ग्रोथ को लॉस करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसीलिए ये एक बहुत कैलकुलेटेड मूव RBI को लेना पड़ेगा, जजमेंट कॉल है। इन पॉस्टुलेटिंग एन ईदर और ट्रेड ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटीज रिस्क अचीविंग नीदर गोल। अब इसमें यही चीज हो जाता है, इधर जाए या इधर जाए, पता चला दोनों ही चीज पिट गई, ग्रोथ भी नहीं हुई और इन्फ्लेशन भी हाई हुआ, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टैगफ्लेशन हो जाएगी। तो हमें स्टैगफ्लेशन भी नहीं करना है। ये जो टाइम है RBI का, अभी लिटमस टेस्ट चल रहा है, RBI को बड़े एक्टिवली और बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ असेसमेंट करना है और इंडिया की इकोनॉमी को रिवाइव करना है। दिस इज आर्म्स एंड द विमेन, ये सेकेंड एडिटोरियल है। कल हमने देखा कि गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने बोला जो NDA एग्जाम्स है वो जेंडर न्यूट्रल करें, वहां पर विमेन कैंडिडेट भी अपीयर हो सकते हैं NDA के लिए। इससे पहले हमने ये केस देखा था, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ कि 1992 से विमेन पार्ट कर रही हैं आर्म्ड फोर्सेस में और उनका कंट्रीब्यूशन एग्जाम्पलरी रहा है। तो इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, इसीलिए परमानेंट कमीशन देना भी जरूरी है विमेन ऑफिसर्स को। तो जेंडर पैरिटी इन द आर्मी इज हैपनिंग एट अ स्लो पेस, बट जो पेस है वो स्लो है एंड इज मोस्टली लेड बाय द कोर्ट्स। ये एक चीज है। अब सी, हम नियम बना के किसी चीज को फोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कोर्ट ने बोला कि ये करना है NDA एग्जाम तो ये करना है,
परमानेंट कमीशन देना है तो देना है, बट द पॉइंट इज रियल चेंजेस तब आएंगे जब एक्टिवली सोसाइटी में, इंस्टीट्यूट्स में ये जो चेंज है बिना कोर्ट के प्रेशर के वो आए, तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। डायरेक्टिव जो है अलाउज गर्ल्स हु क्लियर द एग्जाम टू स्टडी एट द एनडीए, आईएमए में जा सकती हैं, नेवल एयरफोर्स में जा सकती है, अकेडमीज में, ये कमीशन ऑफिसर्स भी बन सकती हैं, तो दिस इज गुड। हमें जो देखना है वो देखना है कि आर्टिकल 14, 15, 16, 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अपहोल्ड करता है इक्वालिटी, इक्वल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटीज एट वर्क, इसको हम लेटर एंड स्पिरिट में एनफोर्स कराए। और एनफोर्स कराने से भी जो बेटर होगा ना वो ये होगा कि लोग खुद जागरूक हो, सोसाइटी एज अ होल इन सब वैल्यूज को इनकलकेट करे। दो द लीगल रूट हैज हेल्प्ड ओवरकम सम ऑफ द हर्डल्स, it will be a long haul before gender parity is fully achieved in the army. So this is also one thing. इस टॉपिक का एक दूसरा मायना भी है कि जेंडर पैरिटी ऑल्दो हम नियम कानून वगैरह बना के हम इंश्योर कर सकते हैं, बट विमेन को भी यहाँ पे दे नीड टू डिलीवर। दे क्या होता है कि जैसे डाउरी एक्ट है, डाउरी एक्ट बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्ट है, बट कई बार क्या होता है डाउरी एक्ट का मिसयूज भी होता है। तो द पॉइंट इज ऑल मेन आर नॉट सेम, ऑल विमेन आर नॉट सेम। एज अ सोसाइटी हमें क्या करना है, जो बेस्ट क्वालिटीज हैं उनको आगे प्रमोट कराना है। जैसे कि कई बार जो ऑफिसर्स भी बनते हैं सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में, अक्सर ये चीज़ आ जाता है कि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, वर्क कंडीशंस हैं, वर्क कंडीशन में आपने एम्प्लॉयमेंट तो दे दिया, बट वर्क कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है, वर्क कंडीशंस अगर हॉस्टाइल है, तो जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो कई बार फिर डिलीवर भी नहीं कर पाती। द होल आइडिया इज कि ये जो सिस्टमेटिक पैट्रियार्की हमारे सोसाइटी पे इनग्रेन्ड है, इसको भी सॉल्व करना जरूरी है। अदरवाइज केवल लीगल रूट, नियम कानून से जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का वो सॉल्व नहीं होगा। एंड जो विमेन है उनको भी जरूरी है कि दे डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, दे डू नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज आर्म्स एंड द विमेन। लेसन्स फ्रॉम इंडियाज ऑल कॉज मोर्टैलिटी डेटा। सी, ये जो न्यूज़ है दिस इज हियर मोर्टैलिटी डेटा। अगेन बात यही है कि जो रिपोर्टेड डेथ हुआ कोविड-19 से वो बहुत कम है, एक्चुअल नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो द पॉइंट इज अंडर रिपोर्टिंग हुआ है, ये चीज़ बता रहा है। अंडर रिपोर्टिंग है तो अगेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन गलत होगा। कल ही हमने देखा डेटा क्यों इतना ज़रूरी होता है। अब्राहम अकॉर्ड्स इज इंडियाज वेस्ट एशिया ब्रिज। वेस्ट एशिया ब्रिज, अब्राहम अकॉर्ड काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, बिकॉज अब्राहम अकॉर्ड से क्या हो रहा है कि एक टाइम था जब जब इजराइल और ये पूरा अरब और ये कंट्रीज आपस में फाइट कर रहे थे, इनमें डिफरेंसेस थे। बट जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ तो क्या हुआ, यूएई, बहरीन विद द बैकिंग ऑफ सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज किए, बैकडोर डिप्लोमेसी भी हुआ और नॉर्मलाइज हो गए ये टाइज। यहाँ इजराइल है और ये हो गया बहरीन, एंड दिस इज बैक्ड बाय दिस सऊदी अरेबिया। ये जो पूरा एरिया है ना इसको बोलते हैं वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में ये ईरान आ जाता है। ईरान के बाद यहाँ पे अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, जॉर्डन, इजराइल, थोड़ा पार्ट इजिप्ट का भी है इस साइड, देन लेबनान एंड फलस्तीन, यमन, ओमान, सऊदी, यूएई, कतर, दोहा, बहरीन, ये सब जो एरिया है ना ये है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया पॉलिटिकल मैप है। यहाँ पे कैस्पियन सी है ऊपर, दिस इज ब्लैक सी, इसकी मैपिंग देखा था, सी ऑफ अजोव, इस्तांबुल, एजियन सी, मेडिटेरेनियन। यहाँ पे अभी एक शिप अटक गया था इजिप्ट, दिस इज स्वेज कैनाल, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ अडन है, एंड दिस इज अरेबियन सी, और ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया के लिए ये जो वेस्ट एशिया है ना, यहाँ अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो हमको एक्सेस मिल पाएगा यूरोप का, हमको एक्सेस मिल पाएगा ऊपर सेंट्रल एशिया का। जैसे ईरान में अगर स्टेबिलिटी होती है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होती है, तो सेंट्रल एशिया हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ये जो पूरी कंट्रीज है यहाँ से हमारा ऑयल पे डिपेंडेंसी है, तो यहाँ अगर स्टेबिलिटी होती है तो ऑयल का प्राइस कम होगा, हमारे लिए फायदा होगा। सो दैट इज वाई जो ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ इजराइल और दिस सऊदी लेड ग्रुप में, तो उससे नॉर्मलसी आ रही है एंड विच इज गुड फॉर अस। अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ ये व्हाइट हाउस ने ट्यूसडे, ये न्यूज़ है लास्ट ईयर का है, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मीडिएशन से ये गल्फ किंगडम और जूइश स्टेट इजराइल के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए थे।
अब यहाँ इंडिया का से देखते हैं। अब्राहम अकॉर्ड डील हुआ है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई जो है ना कंट्री, यूएई वैसे भी काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री माना जाता है इस पूरे रीजन में। इंडिया ने अभी जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज भी किया था यूएई के साथ, तो यूएई के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। सऊदी के साथ भी इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। ओमान में है दिस दुक्म पोर्ट, ये न्यूज़ में है अभी, ओमान, दिस इज ओमान। न्यू दिल्ली साइंड अ डील विद मस्कट, इसकी कैपिटल मस्कट, एक्सेस फैसिलिटी इंक्लूडिंग डॉक यूज बाय द इंडियन नेवी। अब देखिए ये जो एरिया है ना, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया, सारा ऑयल शिपमेंट इधर से ही आ रहा है। तो हमारी नेवी का दुक्म पोर्ट और मस्कट के साथ अग्रीमेंट है, तो हम अपने इंटरेस्ट यहाँ पे सेफ गार्ड कर सकते हैं। ओके, फिर ये पर्शियन गल्फ है, ये जो नैरो स्ट्रेट है इसका नाम बताइए। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में ये नैरो स्ट्रेट, तो दिस इज दुक्म पोर्ट। फिर क्रिटिकल वाटरवेज भी हैं यहाँ पे, पर्शियन गल्फ में, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन रीजन में, वो भी इंपॉर्टेंट है। ईरान में ही चाहबार पोर्ट है, चाहबार से अफगानिस्तान में दिस जहेदान रेल प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, ऑल्दो उसमें ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं। ईरान के साथ अब प्रॉब्लम क्या है, ईरान में यूएस की सैंक्शंस लगती है, यहाँ पे टर्मोइल होता है, और फिर हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो बैक सीट ले लेते हैं। ऑब्स्टेकल्स हैं बायलैटरल रिलेशन ईरान में, यूएस सैंक्शन अगेंस्ट तेहरान, और ईरान का दिस सऊदी ब्लॉक के साथ रिलेशंस नॉर्मल नहीं है, बट सऊदी और इजराइल के रिलेशंस नॉर्मल हो गए, ईरान के इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मल नहीं है। तो ये जो इनके बीच की टेंशन है ना, इससे इम्पैक्ट हो जाता है हमारा हमारा फॉरेन पॉलिसी। टेंशंस बिटवीन इजराइल एंड गल्फ है, ईरान प्रॉक्सी बैटल लड़ रहा है, यमन, सीरिया एंड बियॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न एशिया टर्मोइल हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। अभी अफगानिस्तान में वी वर डूइंग सो गुड, बट अब अफगानिस्तान में अगेन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। अब ये एक सवाल देखते हैं, फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू द इंडो पैसिफिक, अभी यूएनएससी के हम चीफ हैं, है ना, इस मंथ में। न्यू दिल्ली विल बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर असर्टिव, हम अपने इंटरेस्ट में असर्शन दिखाए, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्री भी, इन द posturing and shed the cloaks of its foreign and strategic policy being conducted from a stage balanced on a fence। फेंस मतलब हम पे हमेशा ये चार्जेस लगते हैं कि हम हमेशा इनडिसाइसिव रहे, जैसे नैम भी था, हमने डिसाइड नहीं किया कि हम यूएसए की तरफ है या यूएसएसआर की तरफ है, हम फेंस में। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट्स भी होते हैं, बट कई बार हम अगर साइड चूज नहीं करते हैं, सही साइड को चूज नहीं करते हैं, तो हम ज़्यादा नुकसान में होते हैं। द पॉइंट इज, ये जो पॉलिसी है इंडिया की कि बैलेंस्ड ऑन अ फेंस, फ्रॉम अ स्टेज बैलेंस्ड ऑन अ फेंस, इसमें भी चेंजेस ज़रूरी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। जैसे तालिबान हुआ या फिर यहाँ टेंशन्स हो रहे हैं, तो हम सो पावर इज गॉन, सो जो हमारी पॉलिसी है, वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी भी हमें क्लियर कट मैनर में डिसाइड करना ज़रूरी है, प्रैग्मेटिज्म होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, और इंडिया इंटरेस्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो प्रिपेयर दिस सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, इज अ कास्ट सेंसस डिजायरेबल। कास्ट सेंसस, ये जो कास्ट सेंसस है ये बड़ा पॉलिटिकली एंड सोसाइटी वेज में बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। कास्ट सेंसस पर ज़रूरी है, जैसे अभी रिजर्वेशंस की भी बात होती है, तो जब तक हमारे पास नंबर नहीं होगा तब तक हम किस किस बिहाफ पे इस नंबर पे आएंगे कि ये फिगर है, इस कास्ट का ये अभी स्टेटस है इकोनॉमिकली या फिर पॉलिटिकली सोसाइटी में। वी नीड नंबर्स, नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है, और जो नंबर्स आए ना वो नंबर्स भी एक्यूरेट होने चाहिए। अ कास्ट सेंसस इज बैडली नीडेड, बट अ कास्ट सेंसस विदाउट डेटा इंटीग्रिटी वुड बी मच वर्स। तो डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए। अ सस्पेक्ट कास्ट सेंसस वुड बी मच मोर वर्स देन नो सेंसस एट ऑल। तो इस बात पे अभी पॉलिटिकल कंसेंसस भी मिल रहा है, बिहार से कुछ लीडर्स भी अभी गए थे। लेट अस सी इस पे अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, बैक टू बेसिक्स। ये बात अगेन एजुकेशन की है। एजुकेशन में लर्निंग आउटकम सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। इंडिया को ज़रूरी है हम स्ट्रेंथन करें फाउंडेशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। सी, अभी बहुत सारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही है, पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ बच्चों पे, गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स में फी पे नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, घर पे माहौल नहीं मिलता पढ़ाई का, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो गए। यही बात लेगो फाउंडेशन डेनमार्क ने भी कहा कि स्कूल जाते हैं, अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ होती है,
बच्चे खुश रहते हैं। टीचर्स को भी अगर स्टूडेंट सामने बैठ के पढ़ाने को मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। फन लर्निंग है, नॉलेज गेन्ड होती है एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस से। तो पैंडेमिक से ये हुआ कि बच्चों से उनका बचपन छीन गया, एजुकेशन आउटकम सफ़र हो रहा है। एबिलिटी टू सक्सेसफुली सेटिस्फाई SDG 4, अब ये जो SDG है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इज अबाउट एजुकेशन। प्रायोरिटी दें हम स्कूल एजुकेशन के आउटकम को, और बजटरी एलोकेशन भी दें, और हम ये डिसाइड करें एक्चुअली जो एजुकेशन है स्पेशली स्कूल में फाउंडेशनल वैल्यूज़ वो किस चीज़ पे फोकस होनी चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस होनी चाहिए बजाय मेकिंग दीज रोबोट्स। और हर किसी का जो टैलेंट है ना उसको ग्रूम करना ज़रूरी है। एवरीबडी, अगर हम केवल अकेडमिक्स ही देखेंगे तो स्पोर्ट्स पर्सन्स कैसे मिलेंगे, थिएटर आर्टिस्ट कैसे मिलेंगे, टैलेंटेड और दूसरे फील्ड के स्टूडेंट्स कैसे मिलेंगे। सो द पॉइंट इज लर्निंग आउटकम और स्ट्रैटेजी फॉर स्कूल एजुकेशन में रिवैम्प इज रिक्वायर्ड। देन कोविड इम्पैक्ट है फूड प्राइसेस पे, प्राइसेस हर जगह बढ़ गई है, कीमतें, महंगाई। दिस इज नेक्स्ट न्यूज, सेंसस डेटा सी, बिहार टीम टू मीट प्राइम मिनिस्टर। देन दिस इज राजनाथ सिंह जी ने अभी DISC-5 लॉन्च किया न्यू दिल्ली में, डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज, डिफेंस में भी स्टार्टअप। देन टफ वेट फॉर इंडिया इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में चीज़ें हॉस्टाइल लग रही है इंडिया के लिए। टेरर ग्रुप्स कंटिन्यू टू वर्क विद इम्प्यूनिटी, ये बात किया जयशंकर साहब ने UNSC में। जो सेफ हेवंस मिलते हैं ना, ये सेफ हेवंस जो है उनको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। देन दिस इज काबुल टीम, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर अब ये भी मॉनिटर कर रहा है कि थर्ड डोज ऑफ वैक्सीनेशन की भी क्या ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड डोज ऑफ वैक्सीनेशन, अभी 2 डोज हैं, थर्ड ज़रूरत होगी या नहीं। रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट हेल्प रिड्यूस केन ड्यूज, इस बार शुगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइस बड़ी अच्छी मिल रही है शुगर की। शुगर प्राइमरीली महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रोड्यूस होता है। और शुगर का एक और यूज़ है एथेनॉल, बिकॉज बायोफ्यूल पॉलिसी है, एथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करना। मेक इन इंडिया रेलवे रीइटरेट कर रहा है। सेवरल दिस प्रोटेस्ट, तालिबान में चीज़ें बहुत ग्रिम लग रही है, शो ऑफ डिफाइंस भी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अफगान्स मार्चिंग विद द नेशनल फ्लैग इन काबुल ऑन थर्सडे, विमेन यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही है, एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट कर रही है। चाइना फॉर एडॉप्शन ऑफ कल्चरल सिंबल, चाइना अपनी अलग हेजेमनी दिला रहा है तिब्बत में। देन दिस इज कोविड-19 बूस्टर शॉट्स, देन फोरकास्ट 9.4% का है। NK सिंह साहब इलेक्ट हुए हैं IEG सोसाइटी चीफ में। IEG क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी। इसके पहले चीफ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, अभी NK सिंह साहब हैं। देन दिस इज न्यू स्कूटर, HDFC बैंक ने इतने लोन्स रेज किए। ये कोच नाम्बियार है, कोच नाम्बियार। PT उषा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 4th रैंक थी, गोल्डन गर्ल, इनके आप कोच थे। देन दिस इज द हिंदू, सो दिस इज द हिंदू, ये इंडियन एक्सप्रेस है। यहाँ अगेन कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है UNSC में। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, ये है क्लीनिंग ऑप्स, सिटी ऑफ लेक प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, और वहाँ पे वो लेक्स को क्लीन कर रहे हैं। ये एक नया फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, नई फ्रॉग स्पीशीज। ये कहाँ पे मिली है? ये आदि हिल है, वहाँ पे मिली है। यहाँ पे आदि हिल में आदि ट्राइब रहती है, तो इस फ्रॉग का नाम भी आदि ट्राइब के नाम पे रख दिया, आदि कैस्केड फ्रॉग। देन दिस इज वेलकम द 9 कोलेजियम की बात है, कोलेजियम डेडलॉक रिजॉल्व हुआ। ये आर्टिकल लिखा है कुरैशी साहब ने, फेथ एंड हर फ्रीडम। सी यहाँ पे लिखा है इस्लामिक टेनेट्स प्रिस्क्राइब इक्वालिटी फॉर विमेन, नॉट जस्ट तालिबान, मैनी मुस्लिम्स डू नॉट फॉलो देम। सी कल हमने देखा था ना, एक्चुअली क्या होता है, वर्जन्स बहुत सारे हो जाते हैं, और इस चीज़ में रिलीजन में डिस्टॉर्शंस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एवरीबडी अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करता है, और फिर जो एक्चुअल ट्रुथ होता है उसका डिफरेंट वर्जन्स हो जाते हैं। तो कुरैशी साहब ने यहाँ पे डिफेंड किया है कि जो रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह हैं वो ज़रूरी है, और जो एक्चुअल जो ट्रू मीनिंग्स है ना उसको फॉलो करना चाहिए, बजाय जो डिक्टेट्स ऑफ दिस तालिबान जो देखने को मिल रही है। देन इनफॉर्मल सेक्टर टू द 4C, इनफॉर्मल सेक्टर, ये ज़रूरी है, इस सेक्टर को हम एनकरेज करें, इस सेक्टर को स्लोली सिस्टमेटिकली फॉर्मलाइज करें।
बिकॉज मैक्सिमम जो पीपल है ना इंडिया में वो एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल सेक्टर में। हमारी इकोनॉमी आज की डेट में भी इनफॉर्मल इकोनॉमी बोला जाता है। तो बिग लर्निंग पैंडेमिक में ये था कि इनफॉर्मल सेक्टर को भी हम रिप्लेस नहीं करें, उसको ग्रेजुअली हम स्ट्रीमलाइन करें, वहां पर भी हम सेफ्टी नेट्स लाएं इनफॉर्मल सेक्टर। फ्रॉम स्टेल्थ टू कंसेंसस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दिस इज ड्रीमर एंड मॉडर्नाइजर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। अनफोल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बाइडेन अभी भी अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं। कोविड केसेस इजराइल में बढ़ रहे हैं। ये ओजोन पैक्ट है इन क्लाइमेट फाइट। सी, यह हमें दो चीज याद रखना है। ओजोन जो होती है वो किस लेयर पे मिलती है? आंसर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे। तो किस लेयर पे ओजोन मिलती है? ओजोन अगर एटमॉस्फेयर हाइट पे होती है तो दिस इज गुड, बिकॉज ये यूवी रेडिएशंस को स्टॉप कर रही है। ओजोन अगर ग्राउंड में होती है तो ये पॉल्यूटिंग है। ओजोन के कारण ही, ओजोन डिप्लीशन के कारण ओजोन होल बने, अंटार्कटिका वगैरह में ओजोन होल बने। तो इसलिए हमने कहा कि ओजोन जो लॉस हो रहा है उसको चेक करना जरूरी है। जब हमने इस पे R&D किया तो पता चला ओजोन लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इससे क्या होता है, CFCs के कारण जो होता है ओजोन डिप्लीशन, तो हम CFC को बैन कर देते हैं। CFC यूज होता था रेफ्रिजरेंट वगैरह में, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है और हम CFC को बैन कर देते हैं बिकॉज दिस इज ओजोन डिप्लीटिंग। फास्ट फॉरवर्ड 1989 के बाद अब और आगे बढ़ते हैं। तो CFC जो था इसको हमने बैन किया, पर हमने हाइड्रोफ्लोरो कंटिन्यू किया, HFC का यूजेज कंटिन्यू हुआ बिकॉज दे वर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग। बट अब 2016 आते आते हमें पता चलता है HFC ऑल्दो ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, बट HFC एक ग्रीन हाउस गैसेस का थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अब हम HFC को भी बैन कर रहे हैं, नो टू HFC, और ये है किगाली एग्रीमेंट। तो पहले मॉन्ट्रियल मतलब CFC ओजोन, किगाली मतलब HFC, और दिस इज ग्रीन हाउस गैस का थ्रेट है, इसको भी बैन करो। रिप्लेस करो HFC को किससे? इस पे R&D हो रही है। तो ये जो सीन है कि हम HFC का कंट्रीब्यूशन भी कम करें बिकॉज इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ओजोन पैक्ट इन क्लाइमेट फाइट। देन ओवरसीज इन्वेस्टर्स अनदर चैनल ढूंढ रहे हैं। FPI इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, सैमसंग ने डिपॉजिट कर दिए पैसे, अमेजॉन अब फिजिकल रिटेल स्टोर्स भी ओपन करेगा USA में। लेट अस सी। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये एक वैधानिक संगठन है, मतलब दिस लॉ एक्ट के थ्रू बनी है, वैधानिक संगठन है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसका गठन हुआ जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में। दिस प्रदूषण बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत इसकी शक्तियां और कार्य भी है। तो इस एक्ट के अंदर बनी है ये, और इस एक्ट के अंदर इसमें पावर्स दिए गए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधान है। वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। बहुत सारा इसका मैंडेट है। प्रमुख कार्य क्या है? जल प्रदूषण को रोको, नियंत्रण और उपशमन, नालों कुओं सफाई को बढ़ावा दो, वायु की गुणवत्ता को बढ़ाओ, प्रदूषण को रोको। तो पॉल्यूशन रिलेटेड ये पूरे एक रेगुलेशन देख रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है। ये क्या करता है? स्टेट लेवल पे इसी को आगे पर्पस फॉरवर्ड करता है। सेंट्रल दिस पॉल्यूशन बोर्ड, ये एक्ट याद रखने हैं 1974 का, 1981 का, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। सी सेट है, बड़ा आसान है। सी, इसमें ना एक हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है। जैसे 2³ - 2², 8 - 4 आ गया, पहला डिजिट आ गया। 3³ - 3² दूसरा डिजिट आ गया। 4³ - 4² तीसरा आना चाहिए था, बिकॉज बाकी सब ये पैटर्न चल रहा है। तो 48 इज मिसिंग, और वो यहाँ पे आएगा, क्यूब माइनस स्क्वायर 48। अब इधर डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखते हैं। 2 - 1 इज 1, 6 - 2 इज 4, 15 - 6 इज 9, 31 - 15 इज 25। तो देखिए एक पैटर्न दिख रहा है, 1², 2², 3², 4², 5²। यहाँ 6² आना चाहिए था, बट यहाँ तो आ गया 35। मतलब इस डिजिट में प्रॉब्लम है। 91 - 56 आ रहा है 35, जबकि 91 - 36 56 आना चाहिए था 36। तो प्रॉब्लम इज विद दिस डिजिट। तो ये 7th टर्म है 91, दिस इज ऑड 91, ये रॉन्ग है। 11 × 12 ये आ गया, 12 13 ये आ गया, 13 14 ये आ गया। तो ये नंबर मिल गया। यहाँ भी एक पैटर्न है,
ऐसे पैटर्न अगर क्विकली आपको हिट हो गए तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि अननेसेसरी हम पुश कर रहे हैं टू ट्राई टू फाइंड दैट पैटर्न। यूजुअली विद इन अ मिनट ये समझ में आ जाता है, नहीं आता है तो आगे बढ़िए। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, बताइए इसमें पैटर्न ढूंढिए, क्या पैटर्न है, क्यूब, स्क्वायर, डिफरेंस वगैरह से ट्राई टू फाइंड। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज, अब ये बताइए फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। ओके, तो दीज आर 3 क्वेश्चंस, 1 2 3 सी सेट फॉर टुडे। ये सॉल्यूशंस हैं, प्रदूषण बोर्ड है, ओजोन क्लाइमेट फाइट, किगाली एंड मॉन्ट्रियल। देन ये सवाल तैयार करिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, बड़ा अच्छा है, इससे बड़ा समराइज हो जाएगा पिछले 6-7 महीने का आईआर पॉलिसी ऑफ इंडिया। देन दिस इज अबाउट स्मोक टॉवर्स और ये 2016 का सवाल है, ग्लोबलाइजेशन। So this is 20th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.